नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि द्विवेदी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। आतंकवाद पर एक्शन में सरकार, तहरीक-ए-हुर्रियत को घोषित किया प्रतिबंधित संगठन। प्रधानमंत्री की ऐसी निष्ठुरता देख पीड़ा होती है, विनेश फोगाट के पुरस्कार लौटाने पर बोले राहुल गांधी। पंजाब बंगाल की झांकियां क्यों नहीं होगी गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा, सामने आई है वजह। नए साल में इन्वेस्टर को तोहफा, यूपीआई से खरीद सकेंगे शेयर, दुनिया में पहली बार भारत में शुरू होगी यह सुविधा। नए साल पर घना कोहरा, आज उत्तराखंड के 3 जिलों में बारिश, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में येलो अलर्ट। आपका खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने और भारत विरोधी दुष्प्रचार करने वाले अलगाववादी समूह तहरीक-ए-हुर्रियत को पाकिस्तान समर्थक संगठन घोषित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने इस संबंध में घोषणा की और कहा कि तहरीक-ए-हुर्रियत आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। इसके सदस्य भारत विरोधी दुष्प्रचार भी करते हैं। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान समर्थक अलगाववादी समूह तहरीक-ए-हुर्रियत जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद को बढ़ावा देने और भारत विरोधी दुष्प्रचार करने के चलते रविवार को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस संबंध में घोषणा करते हुए कहा कि संगठन को जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकवादी गतिविधियों को जारी रखते और भारत विरोधी दुष्प्रचार करते हुए पाया गया। उन्होंने कहा कि भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हर व्यक्ति या संगठन की साजिश को, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के तहत विफल कर दिया जाएगा। शाह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा है कि तहरीक-ए-हुर्रियत यानी जम्मू कश्मीर TEH को गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत एक गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है। यह संगठन जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामिक शासन स्थापित करने की निश्चित गतिविधियों में शामिल है। पाकिस्तान समर्थक इस समूह का नेतृत्व पहले दिवंगत अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के हाथ में था। इसके बाद इसका नेतृत्व मसरत आलम भट्ट के पास आ गया है। भट्ट को भारत विरोधी और पाकिस्तान के समर्थन में एजेंडा चलाने के लिए जाना जाता है। भट्ट फिलहाल जेल में है और उसकी पार्टी मुस्लिम लीग ऑफ जम्मू कश्मीर को 27 दिसंबर को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया गया था। इससे पहले केंद्र ने 27 दिसंबर को मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के अंतर्गत गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया था। उस समय केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि यह संगठन और इसके सदस्य जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल है। ये आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करते हैं और लोगों को जम्मू कश्मीर में इस्लामिक शासन स्थापित करने के लिए उकसाते हैं। शाह का कहना था कि मोदी सरकार का साफ मैसेज है कि राष्ट्र की एकता, संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं चाहिए। राहुल गांधी ने विनेश फोगाट के खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार लौटाने के बाद पीएम मोदी की आलोचना की। विनेश ने प्रधानमंत्री कार्यालय जाने से रोके जाने के बाद अपने पुरस्कार कर्तव्य पथ पर छोड़ दिया था। राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की इस निष्ठुरता को देखकर उन्हें दुख होता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महिला पहलवान विनेश फोगाट की तरफ से अपना खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार राष्ट्रीय राजधानी के कर्तव्य पथ पर छोड़े जाने को लेकर रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा था कि प्रधानमंत्री देश के अभिभावक होते हैं और उनकी तरफ से ऐसी निष्ठुरता देखकर दुख होता है। राहुल गांधी का ये बयान तब आया है जब एक दिन पहले विश्व चैंपियनशिप में कई बार की पदक विजेता विनेश फोगाट ने अपने खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार को लौटा दिया तथा दिल्ली पुलिस द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय जाने से रोके जाने के बाद दोनों पुरस्कार कर्तव्य पथ
पर बीच में ही छोड़ दिए। विनेश ने ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया के साथ मिलकर भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह के चुनाव का विरोध किया था। इन तीनों ने ब्रजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। कर्तव्य पथ पर फोगाट का एक वीडियो साझा करते हुए राहुल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा था कि देश की हर बेटी के लिए आत्मसम्मान पहले है और अन्य कोई भी पदक या सम्मान उसके बाद। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आज क्या एक घोषित बाहुबली से मिलने वाले राजनीतिक फायदे की कीमत इन बहादुर बेटियों के आंसुओं से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री राष्ट्र के अभिभावक होते हैं, उनकी ऐसी निष्ठुरता देख पीड़ा होती है। फोगाट ने मंगलवार को अपना खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार सरकार को लौटाने का फैसला किया था। उन्होंने कहा था कि ऐसे समय में इस तरह के सम्मान बेमतलब हो गए हैं जब पहलवान न्याय पाने के लिए जूझ रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अपने फैसले की घोषणा कर दी थी। फोगाट ने शनिवार को अपने पुरस्कार लौटाने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। विरोध स्वरूप विनेश फोगाट ने कर्तव्य पथ पर पुरस्कार छोड़ दिया और बाद में दिल्ली पुलिस ने उन्हें उठा लिया। संजय सिंह के WFI प्रमुख की नियुक्ति के बाद तुरंत बाद साक्षी ने भी कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी थी। खेल मंत्रालय ने हालांकि संविधान के प्रावधानों का पालन नहीं करने को लेकर WFI के नवनिर्वाचित पैनल को निलंबित कर दिया था, जबकि भारतीय ओलंपिक संघ ने खेल संस्था का कामकाज देखने के लिए एक तदर्थ समिति का गठन करने के लिए कहा था। खेल मंत्रालय के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए IOA ने बुधवार को WFI का कामकाज चलाने के लिए 3 सदस्यीय तदर्थ समिति का गठन किया। गणतंत्र दिवस की झांकी में इस बार पंजाब, दिल्ली और पश्चिम बंगाल की झांकी शामिल नहीं होगी। इस मुद्दे को लेकर संबंधित राज्य केंद्र सरकार की आलोचना कर रहे हैं। इसी पर रक्षा मंत्रालय ने रविवार को सफाई दी है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उनकी झांकी को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल नहीं किया गया क्योंकि वे इस साल की झांकी के व्यापक विषयों के साथ मेल नहीं खाते थे। पंजाब, दिल्ली और पश्चिम बंगाल की झांकियां इस बार गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा नहीं होगी। इस मुद्दे पर आलोचना का सामना कर रहे रक्षा मंत्रालय ने रविवार को स्पष्टीकरण दिया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उनकी झांकी को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि वे इस साल की झांकी के व्यापक विषयों के साथ मेल नहीं खाती थी। पंजाब और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों की प्रतिक्रियाओं का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट में प्रतिक्रिया करते हुए रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने के लिए झांकियों के चयन के लिए एक स्थापित प्रणाली है। इसके अनुसार रक्षा मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूटी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की झांकी का प्रस्ताव आमंत्रित करता है। झांकी के प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन झांकी के चयन के लिए विशेषज्ञ समिति की बैठकों में किया जाता है। इसमें कला, संस्कृति, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, वास्तुकला, कोरियोग्राफी आदि के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं। विशेषज्ञ समिति अपनी सिफारिशें करने से पहले थीम, अवधारणा, डिजाइन और उसके दृश्य प्रभाव के आधार पर प्रस्तावों की जांच करती है। परेड की कुल अवधि में झांकियों के लिए आवंटित समय के कारण विशेषज्ञ समिति द्वारा झांकियों की शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है। इससे परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकियों की भागीदारी होती है। गणतंत्र दिवस परेड के लिए पंजाब और पश्चिम बंगाल सहित 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसमें भाग लेने की इच्छा जताई थी। इन 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से हर साल की तरह उनमें से केवल 15 से 16 को गणतंत्र दिवस परेड में अपनी झांकी प्रस्तुत करने के लिए अंतिम रूप से चुना जाएगा। इसमें कहा गया है कि विशेषज्ञ समिति की बैठक के पहले दिन दौर में पंजाब की झांकी के प्रस्ताव पर विचार किया गया था। तीसरे दौर की बैठक के बाद इस वर्ष की झांकी के व्यापक विषयों के अनुरूप नहीं होने के कारण झांकी को समिति द्वारा आगे विचार के लिए आगे नहीं बढ़ाया जा सका। हालांकि विशेषज्ञ समिति की बैठक के पहले 2 दौर में पश्चिम बंगाल की झांकी के प्रस्ताव पर विचार किया गया था। दूसरे दौर की बैठक के बाद इस वर्ष की झांकी के व्यापक विषयों के अनुरूप नहीं होने के कारण झांकी को आगे विचार के लिए आगे नहीं बढ़ाया जा सका। पिछले कुछ वर्षों में पंजाब की झांकी को 2017 से 2022 तक 8 वर्षों में 6 बार गणतंत्र दिवस परेड के लिए चुना गया था।
जबकि पश्चिम बंगाल की झांकी को 8 वर्षों में 5 बार 2016, 2017, 2019, 2021 में और 2023 में चुना गया। रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया, चूंकि राज्यों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, इसलिए यह आवश्यक है कि राज्यों को एक सूत्र के अनुसार अपनी झांकियां प्रदर्शित करने का अवसर दिया जाना चाहिए। भारत सरकार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए 3 साल का एक कार्यक्रम तैयार कर रही है, जिसे उन सभी के साथ साझा किया जाएगा। इसलिए इन राज्यों द्वारा की गई आलोचना निराधार है। इसके अलावा जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को गणतंत्र दिवस परेड के लिए नहीं चुना गया है, उन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ हस्ताक्षरित MOU के अनुसार 23-31 जनवरी के दौरान लाल किले में भारत पर्व में अपनी झांकी दिखाने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए अच्छी खबर है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI नए साल के पहले दिन सेकेंडरी मार्केट के लिए UPI लॉन्च करने जा रही है। इससे निवेशक UPI के जरिए पेमेंट करके शेयर खरीद सकेंगे। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI 1 जनवरी 2024 को सेकेंडरी मार्केट के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI लॉन्च करेगा। इसके बाद इन्वेस्टर UPI के जरिए पेमेंट करके शेयर्स खरीद सकेंगे। अभी IPO की बिडिंग में UPI के जरिए पेमेंट कर पाते हैं। जब IPO के लिए अप्लाई करते हैं तो उसका पैसा इन्वेस्टर्स के अकाउंट में ही ब्लॉक हो जाता है और जब शेयर इशू होते हैं तब अमाउंट डेबिट होता है। इसी तरह सेकेंडरी मार्केट यानी शेयर बाजार में यह सर्विस शुरू होने के बाद स्टॉक खरीदने पर उसका जितना भी अमाउंट होगा वह आपके अकाउंट में ब्लॉक हो जाएगा। इसके बाद जब उसी दिन सेटलमेंट होगा तो इन्वेस्टर्स के अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाएगा। सेकेंडरी मार्केट में UPI से खरीद फरोख्त शुरू करने वाला भारत दुनिया का पहला देश होगा। NPCI ने बताया है कि क्लियरिंग कॉरपोरेशन, स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी, स्टॉक ब्रोकर, बैंक और UPI ऐप सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों के साथ मिलकर इक्विटी कैश सेगमेंट के लिए बीटा वर्जन में पेमेंट सर्विस पेश की जाएगी। शुरुआत में यह सर्विस सीमित ग्राहकों के लिए ही होगी। इस कदम से ट्रांजैक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी और भारत के स्टॉक एक्सचेंज के लिए सेम डे सेटलमेंट करने में मदद मिलेगी। फंड ब्लॉक करने की फैसिलिटी इन्वेस्टर्स के लिए ऑप्शनल है। यह सुविधा स्टॉक ब्रोकर देगा। अगर इन्वेस्टर ने इस सुविधा का चयन किया तो ब्रोकर निवेशक के अकाउंट की डिटेल एक्सचेंज के साथ शेयर करेगा। BSE और NSE उस निवेशक के डेटा को क्लियरिंग कॉरपोरेशन के साथ साझा करेंगे। UPI गाइडलाइंस के मुताबिक एक निवेशक अधिकतम 5 लाख रुपए ब्लॉक कर सकता है। शेयर बाजार में यह सर्विस शुरू होने के बाद स्टॉक खरीदने पर जितने पैसे लगेंगे वह राशि निवेशक के अकाउंट में ब्लॉक हो जाएगी। इसके बाद जब उसी दिन सेटलमेंट होगा तो इन्वेस्टर के अकाउंट से पैसा कट जाएगा। अभी तक IPO की बिल्डिंग में UPI के जरिए पेमेंट करने की सुविधा है। NPCI ने बताया कि इस बीटा लॉन्च को ब्रोकरेज ऐप ग्रो फैसिलिटेट कर रहा है। भीम ग्रो और SPay नेक्स्ट के जरिए सेकेंडरी मार्केट में UPI ऐप सर्विस मिलेगी। शुरुआत में HDFC बैंक और ICICI बैंक में कस्टमर्स इस सर्विस का यूज कर सकेंगे। HDFC बैंक, HSBC, ICICI बैंक और S बैंक क्लियरिंग कॉरपोरेशन और एक्सचेंज के लिए स्पॉन्सर बैंक के रूप में काम करेंगे। उत्तराखंड में आज कई जिलों में हल्की बारिश के आसार है, जबकि 2 जिलों में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। नए साल पर घना कोहरा रहेगा। उत्तराखंड में आज पर्वतीय जिलों में बारिश होने की संभावना है, जबकि मैदानी जिलों में कोहरा छाया रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश और हरिद्वार, उधम सिंह नगर में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से मैदानी जनपदों में घना कोहरा छाने लगा है,
जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में शीतलहर से ठिठुरन बढ़ गई है। सुबह शाम और रात में कोहरा छाने से दूसरे शहर से देहरादून आने वाली ट्रेन भी 3 से 4 घंटे देरी से पहुंच रही है। दिल्ली और अन्य शहर से आने वाली बसें भी काफी देरी से देहरादून आ रही है। कोहरे के कारण हवाई सेवाएं भी प्रभावित हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आगामी 3 जनवरी तक मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा। उत्तराखंड में जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा था वह कमजोर पड़ रहा है। हवाओं ने भी रुख बदल लिया है, जिससे तापमान में इजाफा हो रहा है। देहरादून में शनिवार को अधिकतम तापमान 3 डिग्री ज्यादा 23.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। देहरादून में शनिवार को शाम के समय बाहरी क्षेत्रों में धुंध दिखाई दी। शाम के समय मौसम बदल गया और ठंडी हवाएं चलने लगी। खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।